हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम आएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह पर, और फिर उससे ही हम आगे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पहले डिफाइन करना जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो एनर्जी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और आज हम दोनों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी से, और यहीं से आगे फिर तुम्हारा आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं। तो वो हो जाएगा तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन थोड़े कम कर पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम एक बार कर लेंगे उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एरोडो के भी मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, तो उसकी जब वो मूव कर रहा होगा तो उसकी वजह से वो एक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वैसे ये डेफिनेशन तुमने 9 10 में भी सुनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी वही एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से होती है। तो लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है। तो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख सकते हो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। जिसमें से ये जो तुम्हारा एम है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और ये जो वी है ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा, या स्पीड बोलना चाहिए, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर। तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, ये तुमने डिफाइन कर लिया फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। बट सपोज एक रिजिड बॉडी है ना, तो उसके लिए कैसे डिफाइन करोगे? तो फॉर अ रिजिड बॉडी तुम कह सकते हो कि डिफरेंट, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है ना, तो इसमें छोटे छोटे से डिफरेंट मास एलिमेंट्स होंगे। सपोज एक मैंने ये ले लिया डीएम टाइप का, ऐसे एक हर एक पॉइंट पर डिफरेंट एक मास एलिमेंट होगा और उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। तो तुम एक डी के डिफाइन कर सकते हो, जो कि होगी तुम्हारी हाफ डी एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ही ये होती है कि उसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब उन दोनों उस बॉडी के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में ना वेलोसिटी सेपरेशन होगा ना वेलोसिटी अप्रोच होगा। और इसकी बात अभी हम आगे जब रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। तो अभी तुम्हें इतना पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम देख सकते हो ना कि रिजिड बॉडी में अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी सेपरेशन हो गया तो या तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, या तो टूट जाएगी, या फिर कंप्रेस हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो वो तो होता नहीं है। तो इसलिए कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं होता है। तो इसलिए तुम इसमें सीधे सीधे हाफ डी एम वी स्क्वायर, वरना तुम डी एम डी वी करके लिखते, क्योंकि फिर हर पॉइंट की वेलोसिटी भी डिफरेंट हो सकती थी ना। बट अभी हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है और वो वी है, इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे लिख सकते हो हाफ डी एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद इंटीग्रेट तुम कर ही लोगे। ठीक है। मतलब बेसिकली हाफ वी स्क्वायर बाई टू बाहर आ जाएगा, फिर डीएम केवल अंदर बचेगा, मास को इंटीग्रेट कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी तुम रिजिड बॉडी के दे सकते हो। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अब एक बार ध्यान से देखो, जो काइनेटिक एनर्जी मैं के से लिखूंगा इसको पूरे टाइम, क्योंकि के ही लिखना कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब ये बताओ कि मास जो है क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमेशा ग्रेटर देन, या मास जीरो हो सकता है, ऐसा तो प्रैक्टिकली जीरो भी नहीं हो सकता। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और वेलोसिटी भी तुम्हारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, वी स्क्वायर बेसिकली पूरा टर्म ले रहा है। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो ये जीरो हो जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है। अगर स्पीड, सॉरी, हाँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया।
तो यहाँ से हमें किस कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है भाई। एक चीज और, फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सपोज एक पार्टिकल है, ये ये एक रोड है इस तरीके की, इस पर ये 5 की स्पीड से, मैं इस तरफ को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो 5 की स्पीड से ये राइट साइड की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, सपोज हम लोग कोई फ्रेम ले लिया इस तरीके से एक्स वाई करके, तो एक्स डायरेक्शन में ये 5 की स्पीड से चला जा रहा है। ठीक है, और इसका मास मैंने बोल दिया सपोज कुछ 10 kg। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जर्वर है जो ये रोड के साइड पे ऐसे खड़ा है, अगर मैं इससे पूछूं फर्स्ट ऑब्जर्वर से कि इस पार्टिकल की, जो पर्पल कलर से मैंने बना रखा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो ये बोलेगा काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मास इसका है 10, और वेलोसिटी इसके लिए होगी 5 राइट साइड में, सॉरी वेलोसिटी 5 राइट साइड में, तो स्पीड 5 होगी इसके लिए। तो सिंपली ये बोल देगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अपने आप कैलकुलेट कर लेना, 5 5 25 और इंटू 5 125। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इसके हिसाब से। बट अब सपोज एक और ऑब्जर्वर है जो, सपोज यहाँ पर इसी रोड पर है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, एक मिनट यार, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। सपोज ये एक और ऑब्जर्वर है जो कि इधर ही जा रहा है, और अब इसकी भी स्पीड 5 है। ठीक है, इसकी भी स्पीड 5 है। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया सेकंड ऑब्जर्वर। अगर मैं इससे पूछूंगा भाई कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये बोलेगा हाफ, मास कितना था 10, और इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जर्वर के फ्रेम से देखूं, तो अब दोनों ही 5 से राइट की साइड जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, तो इसको मैं लिख दूंगा 0 का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से उस पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे वर्क तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट था, काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, और क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, तो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेलोसिटी होगी, तो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में इतना ही है। ठीक है, और इसका यूज हमें आगे आएगा अब जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर आएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हेडिंग कर सकते हो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो, ठीक है। तो देखो, सिंपल इसकी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये है एक पॉइंट बी। अब यहाँ से ए से बी या तो मैं ऐसे डायरेक्ट गया, पहली पॉसिबिलिटी, जो एक पहला बात है। दूसरा है कि मैं कुछ ऐसे घूम फिर के गया यहाँ से ऐसे, लेकिन पहुंचा बी पर ही। ठीक है, और तीसरी है कि मैं कुछ इस तरीके से गया, इस पाथ से। तो मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ हो सकते हैं ना ए से बी जाने के। ठीक है, और अगर मुझे ए से बी एक पार्टिकल को लेके जाना है, तो कोई फोर्स हमें उसको देनी पड़ेगी, उस फोर्स का कुछ वर्क डन होगा। तो ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फोर्स, अगर अगर यहाँ से वहां, मतलब ए से बी जाने में हमने कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करा है केवल, तो इस पाथ से जाऊं या इस पाथ से जाऊं या इस पाथ से जाऊं, 1 2 3 किसी से भी मैं जाऊं, तीनों ही केसेस में तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। और यही कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स अब हम आगे देखेंगे कितनी टाइप की होती है, कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव है, और उसी के बारे में हम आगे पूरी बात करने वाले हैं। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से हमने उस पार्टिकल को मूव किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच, तो मैं किसी भी पाथ से ले जाऊँ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना। मैं ऐसा कुछ घूम करके यहाँ से ऐसे 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 इस तरीके से यहाँ जा सकता हूँ। किसी भी पाथ से जाऊँ वर्क डन सेम होगा। और इसी में एक पॉइंट और आ जाता है, अभी उसको आगे हम देखेंगे, कि अगर मैं सपोज इस तरीके से पूरा घूम फिर के आया, और आकर के वापस ए पर रुक गया, तो क्या मैंने कोई वर्क किया? तो वैसे तो कहोगे वर्क किया, बट फिजिक्स की भाषा में हमने कोई वर्क डन नहीं किया। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स केवल हमारे ऊपर लग रहा था, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, तो हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो वर्क डन 0 हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो अभी हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी केवल इतना समझ लो कि कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, तो इसको लिख लो एक बार।
देखो, फॉर ऑल सच पॉसिबल पाथ्स फॉर विच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, फॉर विच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इफ फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव, इफ, अच्छा एक फोर्स जरूरी नहीं है, तीन चार कंजर्वेटिव फोर्स हो तो भी बात सेम ही है, ठीक है। अगर सारी कंजर्वेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ए से बी का जो वर्क डन है वो सेम ही होगा। सपोज इस बात से हमने कोई फोर्स F1 लगाया है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो F1 का जो वर्क डन होगा, और इस बात से मैंने कोई फोर्स F2 लगाया जो कि कंजर्वेटिव है, तो दोनों का वर्क डन सेम होगा, क्योंकि अगर दोनों कंजर्वेटिव है तो, क्योंकि ए और बी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और वो इस बात के लिए भी, इस बात के लिए भी, और इस बात के लिए भी सेम है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस भी हो सकती है, जैसे तीन चार फोर्सेस मिला करके भी अगर चारों कंजर्वेटिव है तो हम कह सकते हैं कि चारों का जो नेट वर्क डन होगा वो ए से बी के लिए जो होगा वो सेम होगा, चाहे मैं किसी भी पाथ से जाऊं, ठीक है। तो लिखते हैं, इफ फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव, इफ फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव, देन देयर वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन देयर, यही कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, okay, and it only depends on initial and final positions, and it only depends on initial and final positions। तो वही बात है कि सपोज वन से, सॉरी, ए से बी जाने में तीनों पाथ से, 1 2 3 से जो हमारा वर्क डन है, सपोज इस पाथ से हमारा वर्क डन है W1, इस पाथ से हमारा वर्क डन हुआ W2, इस पाथ से हमारा वर्क डन हुआ W3, और इन तीनों ही पाथ से जो हमने वर्क डन किया है, फोर्सेस जो इन्वॉल्व है वो सारी कंजर्वेटिव है, तो हमें किस कह सकते हैं कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, ठीक है। तो लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस never depends on path, never depends on path which is followed by the particle, which is followed by the particle, and depends on initial and final positions, it depends on initial and final positions, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है वो हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर ही जो है तुम्हारा डिपेंड करता है। अब एक बात मैंने बोली थी कि अगर हम ए से चले और घूम फिर करके ए पर ही आ गए तो वर्क डन जीरो होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस for closed loop is always zero, for closed loop is always zero, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट पी से चला और घूम फिर के वापस पी पर ही आ गया इस तरीके से, तो इस पूरे पाथ के लिए जो हमारा एफ डॉट डी आर यानी कि वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल से फाइनल डी आर तुम्हारा जीरो हो गया बेसिकली, यहाँ से चले थे वो घूम फिर के वहीं आ गए, तो तुम्हारा वर्क डन जीरो।
ठीक है, आप लिख सकते हो कांस्टेंट फोर्सेस आर जनरली कंजर्वेटिव। अच्छा, कांस्टेंट फोर्सेस का मतलब ऐसी फोर्सेस नहीं कि जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना फोर्स वेक्टर है। तो जो तुम्हारा कांस्टेंट फोर्सेस है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होता है, ऐसी फोर्सेस तुम्हारे दिमाग में कौन कौन सी आती है, जरा सोचो एक बार, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है। एक तो तुम्हारा वेट हो गया, किसी भी पार्टिकल पर लग रहा है, बस केवल उसके मास पर डिपेंड करता है। तो अगर एक सर्टेन पार्टिकल मैंने पकड़ लिया, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, डाउनवर्ड्स ही लगता है, डायरेक्शन से। और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फॉर द बॉडी सेम होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हर बॉडी के लिए 9.8 है। और उससे मास को मल्टीप्लाई कर दो, तो पार्टिकल कहीं पर भी हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इसलिए वो भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आओ देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली तीन ही टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जनरली तो लिख सकते हो, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि हमें देखने हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो है वो हम ट्वेल्थ में देखते हैं, मतलब जो तुम्हारा ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर तुम इस सीरीज से फॉलो कर रहे हो तो वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मैंने तुम्हें वहाँ बोला था कि वर्क एनर्जी पावर अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं आ भी नहीं तो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया था, फिर मैंने बोला था अभी यहाँ समझ लो, फिर वर्क एनर्जी पावर के बाद तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो वो था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर हमने बात करी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है तुम्हारी, वो भी एक तरह की कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मैंने वहां पर बोला था, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और इसीलिए इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे, और हम हर तरह की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तीनों डिफाइन करेंगे। तो तीन टाइप्स ऑफ फोर्स मैंने नाम ले ही लिए। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, थ्री टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो लिख लो उनको। अब समझ में आ ही गया होगा, मैंने नाम तो तीनों के ले ही लिए, तो लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, पहली है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो कि होती है तुम्हारी किसके बराबर, एम जी बार, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका हमने पूरा जो है पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किया हुआ है। नहीं किया तो उसको जाके वहां देख लेना, और किया है तो तुम्हें पता होगा। और इसका मैग्नीट्यूड होता है कितना, क्यू ई बार। ई बार क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, और तीसरा है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, यानी कि इलास्टिक फोर्स भी तुम इसको बोल सकते हो, मैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लिख दे रहा हूँ। ये होती है एफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस की लेंथ, यानी कि कंप्रेशन अगर किया है तो बाहर की तरफ होगी, एलोंगेशन किया है तो अंदर की तरफ होगी। सेम पोजीशन पे लाना चाहेंगे, एनएलएम में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो अब उसका एनर्जी वाला पार्ट मैंने तुम्हें बोला भी था कि हम वर्क एनर्जी पावर में कवर करेंगे, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक। अब एक चीज और, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, कभी कभी पूछ लेता सीधे कि कंजर्वेटिव है कि नहीं बताओ। तो इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ जीरो होगा। अब तुम बोल रहे होगे कि ये डेल क्या है, तो ये एक तरह का ऑपरेटर है। ठीक है, लिख देता हूँ डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली डेल ऑपरेटर जो तुम्हारा होता है वो होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अच्छा, तुम सोच रहे हो ये डेल डेल क्या लिख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली देखो, डेल ऑपरेटर ये अगर तुम्हें नहीं पता, तो ये जो डेल बाई डेल एक्स हम लिख रहे हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए बार इक्वल टू 2xy आई कैप प्लस 2y स्क्वायर एक्स जे कैप, सपोज इस टाइप का हमारे पास कोई, प्लस 2z जे कैप, या कुछ और लिख लेता हूँ 2xz जे कैप। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कोई एक वेक्टर है। तो अगर मैं इसका डेल बाई डेल ए बाई डेल एक्स लिखूं,
चलो वेक्टर छोड़ो, मैं इसको ऐसे करता हूँ। सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जिसको मैंने ऐसे लिख रखा है 2xy। सपोज कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको ऐसे बोल देता हूँ। वेक्टर तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वेक्टर का सपोज एक फंक्शन है fx जो कि 2xy है। अब इस पे fx नहीं बोलना चाहिए मेरे को, ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो जो है, जो फंक्शन है तुम्हारा, ये एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स लिखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन है ऑफ एफ, या ऐसे बोल सकते हो डी एफ बाई डी एक्स, ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कॉन्स्टेंट्स, ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। चलो मैं दिखाता हूँ। सपोज 2xy z² ऐसा कर दिया उसने, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। तो अब इसके लिए अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स लिखूंगा इस वाले फंक्शन के लिए, तो मैंने क्या बोला कि मैं केवल x को वेरिएबल मानूंगा, y z को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, हालांकि वो भी है वेरिएबल। बट डेल लिख रहा हूँ मैं, डी एफ बाई डी एक्स लिख रहा होता तो फिर दिक्कत हो जाती। बट डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब कि मैंने y और z को कांस्टेंट मान लिया। तो y और z को कांस्टेंट मान लिया, तो मैं 2yz² माइनस बाहर निकाल दूंगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। और अंदर बचेगा dx बाई dx, है ना। तो मतलब x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो 2yz² हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बोलूँ डेल एफ बाई डेल वाई लिखने को, डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। खुद ट्राई करो वैसे, अब लिख लोगे तो मतलब x और z को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो 2xz² तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट होता है नहीं, ये हो गया। और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ डेल एफ बाई डेल जेड लिख ले तो, ठीक है। तो अब फिर वही 2xy को कांस्टेंट कर लिया, z² का डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 4xyz, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अगर डेल बाय डेल एक्स बोला है तो मतलब बाकी सबको कांस्टेंट करके बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट करके केवल एक्स को वेरिएबल मानो, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोली कि कोई अगर तुम्हारी फोर्स कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ जीरो होगा, और डेल का मतलब है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड डेल बाय जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। अब तुम्हें इसमें डाउट हो रहा होगा कि ये मतलब डेल क्रॉस एफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर इस पे कितने भी क्वेश्चन तुम्हें आ जाए तुम कर लोगे। तो क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। तुम्हारे पास एक फोर्स है, जो मैं पहले वेक्टर लिख रहा था ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स है तुम्हारी 2xy आई कैप, ठीक है। ऐसी हो सकती है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है, इसका आई कंपोनेंट भी एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्लस x² जे कैप, ठीक है। पूरी फोर्स में लेते हैं, चलो थर्ड प्लस जीरो के कैप, मतलब के कैप पे नहीं है। तो बताओ, चेक इफ इट इज कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें, ठीक है। फॉर कंजर्वेटिव हम क्या सकते हैं, फॉर कंजर्वेटिव डेल क्रॉस एफ जीरो होना चाहिए। और डेल क्या था, जैसा कि मैंने तो बताया, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं भाई, डिटर्मिनेंट बनाओ, वेक्टर्स में हमने देखा था इस तरीके से, आई कैप जे कैप के कैप, डेल लिखो, आई कैप के साथ है डेल बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स, इसके साथ है डेल बाय डेल वाई, और इसके साथ है डेल बाय डेल जेड, ठीक है। और फोर्स लिखो फिर 2xy, जे के साथ है x² और इसके साथ है जीरो। ठीक है, अब इसको खोलो भाई। तो आई कैप के साथ आएगा तुम्हारा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ x², ठीक है। इसको लिखो, डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ x²। ये आया तुम्हारा आई कैप के साथ। फिर जे कैप के साथ लिखेंगे माइनस जे कैप, अंदर लिखो, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 2xy। तो लिखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ, इसके अंदर क्या आएगा भाई, 2xy, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा यार, इसमें कुछ खास नहीं है। और ठीक है, के कैप के साथ प्लस के कैप डिटर्मिनेंट खोलना है, वेक्टर में बहुत किया ये। के कैप के साथ खोलेंगे, ये गया ये गया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² और माइनस डेल बाय डेल एफ
डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स। तो ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं भाई, ठीक है, एक एक करके। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, खत्म। अब डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जैसे तुम्हें बताया था, यहाँ पे जेड है नहीं, तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि डेल बाई डेल जेड लिख रहे हैं तो एक्स वाई कांस्टेंट है। तो एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो। यहाँ पर भी जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ पर एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है, जेड का टर्म है नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि हम डेल बाई डेल जेड कर रहे हैं। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ प्लस के कैप करके लिख रहा हूँ, क्योंकि आई कैप और जे कैप के साथ तो जीरो ही हो गया टोटल टोटल, केवल के कैप बच रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे करना है, टू एक्स माइनस, इसमें क्या करोगे, तुम्हारा टू एक्स कॉन्स्टेंट है, वैसे ही रहेगा, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, यानी कि वन बचेगा, वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो यही रहेगा। ये टू एक्स माइनस टू एक्स तुम्हारा बन जाएगा जीरो के कैप। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट ये तो पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या आया, कि तुम्हारा जो डेल क्रॉस एफ है वो निकल करके आया जीरो। ठीक है, ये जीरो आया, इसका मतलब तुम्हारा जो फोर्स है इज कंजर्वेटिव। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेंगे इसी वर्क डन और कंजर्वेटिव वाले पार्ट पे। तो इसी ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो फोर्स में फिर से लिख दे रहा हूँ वही वाली जो हमने पिछले क्वेश्चन में ली थी। फोर्स की क्या वैल्यू थी भाई, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो फोर्स है टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। तो ठीक है, अब हमने इस तरीके से एक एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करी, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो जीरो से, मतलब ये बेसिकली ओरिजिन है, ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 4,4। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, और ये लाइन है तुम्हारी y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसको O से A ले जाना है। तो पहला पॉसिबल पाथ है ये, दूसरा पॉसिबल पाथ है तुम्हारा, एक सेकेंड, दूसरा पॉसिबल पाथ है तुम्हारा ये, और फिर ये जिसमें ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 0,4। और तीसरा पॉसिबल पाथ है तुम्हारा ये, जिसमें ये पहले हम लेके गए कहाँ पर, 4,0 पर, और यहाँ से हम ले गए फिर 4,4 पर। ठीक है, ये तीन पॉसिबल पाथ्स है, इसको मैंने बोल दिया पाथ नंबर 2 सपोज, फिर ये है तुम्हारा पाथ नंबर 3। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है वर्क डन ऑन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बाय अप्लाइंग अब फोर्स। तो इस फोर्स को लगाकर हमें, सॉरी ए से बी नहीं, ओ टू ए बोलना चाहिए था मेरे को, तो ओ से ए ले जा रहा है, तो वर्क डन बताना है क्या होगा। तो एक चीज अपने को पता चल चुकी है पिछले क्वेश्चन में, ये फोर्स तो है कंजर्वेटिव, बोल सकते हो एफ आर एस कंजर्वेटिव। तो हर पाथ जो मतलब जो तुम्हारा इस पाथ से अगर मैं वर्क डन बोलूँ W1, और दूसरे पाथ से बोलूँ W2, और तीसरे पाथ से बोलूँ W3, तो ये तीनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो किसी भी एक बात से बता दूं, तो सपोज चलो हम W1 ही करते हैं, सीधे सीधे y इक्वल टू एक्स से करते हैं, तो W1 ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पाथ से। तो फोर्स क्या है तुम्हारा, लिख लो एक बार, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और डेल्टा आर क्या है तुम्हारा, फाइनल तुम्हारा क्या है, फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप, यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल है तुम्हारा फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, ओरिजिन था, हो जाएगा तुम्हारा फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप।
एक गलती हो गई, कांस्टेंट फोर्स थोड़ी भाई, डेल्टा आर नहीं, डी आर करना पड़ेगा पर। तो एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करो इस डायरेक्शन में, है ना। सपोज यहाँ से, एक मिनट ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा डी आर। इसे कंपोनेंट लोगे तो इधर आएगा डी एक्स, इधर आएगा डी वाई, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि डी आर बार जो है तुम्हारा, वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू लिखते हैं, छोटा सा वर्क डन। तो हो जाएगा एफ डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई। इसको लिखो भाई, तो 2xy डी एक्स बनेगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बनेगा डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेट कर दो भाई, है ना, इन तीनों को इस तरीके से। तो dx की लिमिट कहाँ से दोगे, 0 से 4 तक, क्योंकि इनिशियल 0 था, फाइनल 4 है। और dy की लिमिट भी 0 से 4 हो। अब क्या करें भाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है, बट हमें एक चीज पता है ना, एक इन्फॉर्मेशन है इस ओ ए पाथ के लिए, जो हमारा y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो हर जगह y इक्वल टू एक्स पुट कर दो भाई, y इक्वल टू एक्स पुट कर दो। तो पहला वाला इंटीग्रेशन तुम्हारा बन जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स, 0 से 4। और दूसरा वाला तुम्हारा बन जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, इस तरीके से एक्स को y रख दिया 0 से 4। ठीक है, 2x स्क्वायर डी एक्स, टू को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ बाई 3, वैल्यू रखो 0 से 4, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y³ बाई 3, वैल्यू रखो 0 से 4। ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 × 2/3 लिख सकता हूँ, तो सीधे सीधे 64 × 2/3, क्योंकि -0 होगा, उसका कुछ नहीं है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 64 × 1/3। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 64 जूल। ठीक है, अब तुम्हारा असाइनमेंट है भाई, ट्राई करना इस सेकंड पाथ, चलो सेकंड से बता देता हूँ, थर्ड से तुम ट्राई करना। तो सेकंड पाथ से निकालते हैं डब्ल्यू। तो सपोज पहले हम ओ से ए जाना है ना, इस पॉइंट को मैंने नाम बोल दिया बी, तो हम पहले ओ से बी जाएंगे, फिर बी से ए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ओ से बी, देन बी से ए। तो ओ से बी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ओ से बी के लिए खास बात क्या है भाई, ध्यान से देखो, कुछ खास दिख रहा है क्या। पूरे पाथ के लिए y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो ओ से बी के लिए खास बात यह है कि y इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, चलो भाई, तो फोर्थ थी तुम्हारी 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर जे कैप, यही फोर्थ थी। 0 हो गया भाई, क्योंकि y 0। तो अब फोर्थ बची तुम्हारी केवल एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है, खत्म बात। एक्स स्क्वायर जे कैप, केवल यही फोर्थ बची, है ना। तो वर्क लिखो, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है भाई, केवल एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सेम हाइट पर रह गया। तो वर्क होगा तुम्हारा एफ डॉट पी आर, है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ एफ, यानी कि एक्स स्क्वायर जे कैप लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब बात यह है कि तुम्हारा डी वाई 0, खत्म। तो एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप 0 दे देगा। तो ओ से बी के लिए तुम्हारा वर्क डन ही 0 हो। तो लिख सकते हो डब्ल्यू ओ से बी इक्वल टू 0। अब जाते हैं बी से ए तक। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए खास बात क्या होगी भाई, बी से ए जाने में, एक्स कोऑर्डिनेट 4 रहेगा कांस्टेंट, एक्स तुम्हारा 4 रहेगा। फोर्स क्या थी भाई, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, यही थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 रख दोगे तो हो जाएगा 8y आई कैप प्लस 16 जे कैप। ठीक, फोर्स हो गई तो भाई, वर्क लिखो भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो लिखो 8y आई कैप प्लस 16 जे कैप डॉट डी आर हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब इस बी से ए वाले पाथ के लिए, क्या तुम्हारा dx 0 नहीं है, है ना, क्योंकि फोर्थ 4 ही गए, कुछ चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ है।
dx 0। ठीक है भाई, सीधे सीधे काट दो इसको, खत्म इसकी कहानी। तो वर्क डन तुम्हारा निकल करके आएगा यहाँ से 16 dy। लिमिट दोगे 0 से लेकर के, y की लिमिट कहाँ तक, 4 तक गया है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 64 dy। तो W2 = W O से B प्लस WB से A, यानी कि ये आया था 0 प्लस ये आया था 64, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 64 जूल। तो देख सकते हो इस बात से भी सेम आ रहा है। अब तुम्हारा होमवर्क है कि उस तीसरे वाले पाथ से, ठीक है, मतलब जो थर्ड पाथ हमने देखा था, उससे कितना वर्क डन आएगा वो कैलकुलेट करना, आएगा 64 ही। और तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी और तुम वर्क डन निकालना ये सीख जाओगे अलग अलग पाथ से। तो तुम्हारा होमवर्क है कि W3 क्या होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, तो हेडिंग डाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बोलना सही नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन करते हैं हम, और वो कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो एसोसिएटेड होती है किसी एक कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बात कर सकते हैं। तो लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम डिफाइन जो करते हैं वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, निगेटिव ऑफ, यानी कि माइनस लगा दिया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर तुम गए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम कैसे निकालते हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये सब चीजें हमने बात कर ली थी। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में गए हैं, ठीक है, तो जो वर्क डन हुआ है उसी को अगर हम माइनस साइन लगा दें, उसमें नेगेटिव ऑफ वर्क डन कर दे, तो वो उस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी सही वर्ड नहीं होगा, सही वर्ड होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इसकी अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है मेरे साथ इसी में अभी पहले, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने इस चीज की बात की हुई है वैसे। वहां पर भी मैंने बताया था कि नेगेटिव और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम वहां पे भी कर चुके हैं। और अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो, सीधे यही लिख रहे हो, तो कोई बात नहीं। पहले यही पढ़ाया जाता है, बट क्योंकि हम इसमें 11 12 साथ साथ कवर कर रहे थे, तो जो लोग इस साल जेई का एग्जाम देने वाला 2025 एस्पिरेंट्स है, तो उन्होंने उधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। तुम्हारा दूसरी बार चल रहा है ये, ठीक है, सेम चीज हो। तो वही है, तो ये हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला कि डेल्टा यू जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा निगेटिव वर्क डन पे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर मुझे लिखना हो तो हो जाएगा निगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो भी तुम्हारी इन्वॉल्व है उसने कितना वर्क किया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, ये हो गया। तो अब ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स अपने पास है कौन कौन सी, हमने लास्ट टाइम बात की थी जो हमारे सिलेबस में पहली है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना।
उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी थी तुम्हारी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसकी बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। तुमने नहीं देखी तो वो वीडियो आगे देख लेना, अगर तुम 12th के स्टूडेंट 11th के स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, 12th में देख लेना पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी है तुम्हारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्प्रिंग के केस में होती है तुम्हारी। तो ठीक है, इन दोनों की बात अभी हम करेंगे। इसकी तुम्हारी हम बात ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो, ठीक है, सपोज एक पॉइंट है ए, जो कि इस तरीके से ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है बी। तो कोई पार्टिकल ए से बी गया, ठीक है, सपोज ऐसे गया, तो इस पर केवल एक ही फोर्स इसमें हम बोल सकते हैं अभी के, मान लो अगर मुझे यहाँ पर, मतलब फोर्सेस तो कई हो सकती है, बट इसमें वेट की एक फोर्स भी इन्वॉल्व होगी इस पार्टिकल की हर पॉइंट पर। तो वेट की फोर्स जो है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक तरह की क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसका वर्क डन अगर मैं बोलूंगा डब्ल्यू एफ जी तुम्हें निकालना है कि क्या है वेट का वर्क डन क्या है, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है, तो वो तुम वैसे कर सकते हो कि वर्क डन बाय वेट, ये हम पहले वैसे बात कर चुके हैं कि अगर ये हाइट एच है तो वर्क डन में एम जी क्या होगा तुम्हारा, एम जी एच। और ये माइनस साइन लगेगा क्योंकि वेट तुम्हारा कैसे लग रहा होगा, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे दिखा देता हूँ, ऐसे लग रहा होगा। और अगर ए से बी गए हैं, ठीक है, तो मैं डब्ल्यू ए एम जी ए से बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस एम जी एच हो जाएगा। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है, ये हो गया। तो डेल्टा यू क्या होगा यहाँ पर, है ना, और मतलब यू ए माइनस यू बी बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, सॉरी यू बी माइनस यू ए बोलना चाह रहा हूँ। तो वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, एक मिनट, हाँ ठीक है, डेल्टा यू यानी कि यू बी माइनस यू ए तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि नेगेटिव ऑफ माइनस एम जी एच। तो यू बी माइनस यू ए तुम्हारा हो जाएगा एम जी एच, ठीक है। ऐसे तुम अगर यू ए माइनस यू बी लिखते तो वो माइनस एम जी एच हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ना हम एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली चेंज है। तो एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर इसी वाले केस को ले लेता हूँ, ठीक है, यही समझा देता हूँ। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अगर मैं बोल दूँ कि तुम्हारा यू ए जीरो है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि तुम्हारा जो यू बी होगा वो हो जाएगा एम जी एच, है ना। यहाँ से एच हाइट ऊपर गए तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर दी। और इस पॉइंट की तो जीरो ही है। अगर मैं यहाँ पर अपना रेफरेंस लेता हूँ, यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो बोल देता हूँ, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट की यू बी जो है वो तुम्हारी हो जाएगी जीरो, और जो इस ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी यू ए, वो हो जाएगी एम जी, और कितना हमारे माइनस एच, नीचे की तरफ माइनस है, यानी कि माइनस एम जी एच बोल दूंगा, ठीक है। अब सपोज मैंने कोई ऐसा एक पॉइंट लिया जो कि जमीन से एच बाय टू ऊपर है, और यहाँ पर मैंने रेफरेंस ले लिया, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ, तो यू सी तुम्हारा जीरो है। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी हो जाएगी यू बी इक्वल टू एम जी, और यहाँ से कितना ऊपर आए, एच बाय टू, ठीक है। और इस पॉइंट की ए की तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू ए एम जी और माइनस एच बाई टू। और फिर तुम अगर यू बी माइनस यू ए डेल्टा यू लिखना चाहोगे, डेल्टा यू यानी कि यू बी माइनस यू ए, तो हो जाएगी एम जी एच बाई टू माइनस माइनस एम जी एच बाई टू, यानी कि वो अगेन एम जी एच ही निकल करके आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हम कोई भी एक जगह पर डेटम या फिर तुम्हारा रेफरेंस, जिसको हम डेटम बोलते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं, वो तुम कहीं भी ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। उस पॉइंट पे तुमने जीरो बोल दिया, वहां से ऊपर गए तो एनर्जी एक का इंक्रीमेंट हुआ बेसिकली। यहाँ से अगर एच हाइट ऊपर गए तो एम जी एच, यहाँ किसी भी एच हाइट ऊपर के पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और रेफरेंस से अगर तुम नीचे एच हाइट गए तो माइनस एम जी एच हो जाएगी। इस तरीके से मैं कहीं भी रेफरेंस लेकर के और अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल देख सकता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो, फिर से बता दे रहा हूँ, तो लिख लो ये चीज। फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन अज्यूम अ रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल और डेटम, इसी को डेटम बोलते हैं, एट एनी हाइट, जहां तुम्हारा मन करे भाई, है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको जीरो बोल दिया, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर कहीं पर भी हमने कुछ एक हाइट ले ली, एट डेटम वी कैन अज्यूम u इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। तो सपोज अगर हमारा यहाँ पर डेटम है, ये है तुम्हारा डेटम या रेफरेंस लेवल बोल सकता हूँ इसको, यहाँ पे डेटम, तो यहाँ से अगर मैं, अगर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है यू डी बोल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा जीरो। यहाँ से सपोज मैं कुछ एच हाइट ऊपर गया, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा यू, ए पॉइंट बोल दिया मैंने इसको, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा एम जी एच। और अगर ये जीरो है तो अगर मैं ऊपर आया हूँ तो ये प्लस हुआ है, तो एम जी एच ही रहेगा। और अगर यहाँ से मैं एच हाइट नीचे जाता हूँ और कोई एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट बी सपोज, तो यू बी होगा इक्वल टू माइनस एम जी एच, क्योंकि इस रेफरेंस लेवल से मैं नीचे की तरफ आया हूँ। ठीक है, तो माइनस एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं, कोई एक जगह पर जीरो मान लो और वहां से फिर, और अगर मैं यू ए माइनस यू बी लिखूं इसके लिए, यू ए माइनस यू बी, तो हो जाएगा एम जी एच माइनस माइनस एम जी एच, यानी कि टू एम जी एच। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर डेटम लेता, चलो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डेटम लेता ना, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है, यहाँ से मैं लिखता यू बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से टू एच हाइड हो जाती है, तो यू ए हो जाता तुम्हारा एम जी इंटू टू एच, यानी कि टू एम जी एच, और यू ए माइनस यू बी अगेन तुम्हारा टू एम जी एच आता। तो देख रहे हो कि कहीं पर भी रेफरेंस लेने पर तुम्हारा ये जो है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, वही मेन चीज है। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट का जीरो मान लो, बेसिकली ये ग्राउंडिंग की तरह है। अभी कैपेसिटर में जो हमारा कैपेसिटर चल ही रहा है अभी, कैपेसिटर में भी हम देखेंगे, बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हुए हम एक चीज करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर हम बोलते हैं ग्राउंड कर सकते हो, तो बेसिकली वहां पर चेंज इन पोटेंशियल, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली होता है, वहां हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कारण होता है करंट फ्लो कराने का। और वही कारण, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कारण है, अगर 100 110 है तो 10 का डिफरेंस है और उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, और 1000 1010 है तो भी 10 का डिफरेंस है और उतना ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोटेंशियल तो कहीं डिफाइन ही नहीं करते, डेफिनेशन ही नहीं है ऐसी। ठीक है, मतलब बेसिकली डेफिनेशन तो एक बनाई हुई है, बट एग्जैक्ट पोटेंशियल बोलना कहीं पर भी सही नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है। तो हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मान ले, अगर अगर मान लो जो 1000 वाले पॉइंट को मैंने जीरो बोल दिया, तो 1010 वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। ऐसे ही 100 110 वाले एग्जांपल में मैंने 100 वाले को जीरो बोल दिया, तो 110 ऑटोमेटिकली प्लस 10 हो जाएगा। तो किसी भी एक जगह पर जीरो मान लेना कंफर्टेबल होता है, क्योंकि हमें बेसिकली डिफरेंस से मतलब है। ठीक है, और डिफरेंस सेम ही रहेगा, तो वही बात हो गई। यहाँ पर भी वही किया, किसी भी एक हाइट पर तुम रेफरेंस मान लो जहां पर जीरो बोल दो, उसके हिसाब से ये चेंज अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो कि जहां पर रेफरेंस लिया उससे ऊपर गए तो प्लस होगी पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे गए तो माइनस होगी, और हाइट से मल्टीप्लाई होगा एम का। बस इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक फाइनल केस दिखा देता हूँ, इस पे तुम खुद भी ट्राई करना समझने का। ठीक है, सपोज ये ग्राउंड है। ठीक है, और एक पार्टिकल इस तरीके से कुछ मूव करते हुए ये बी पॉइंट तक गया ए पॉइंट से। ठीक है, तो अब अलग अलग पोटेंशियल, और ये हाइट है टोटल तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की एच। ठीक है, अब मैंने पहला रेफरेंस लेवल लिया यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया रेफरेंस लेवल वन, तो इसके हिसाब से यूए हो गया तुम्हारा जीरो, यूबी हो गया तुम्हारा एम जी एच, तो डेल्टा यू तुम्हारा हो गया कितना, यूबी माइनस यूए, यानी कि एम जी एच। ठीक है, ए से बी लेके गए। दूसरा रेफरेंस लेवल मैंने लिया यहाँ पर, रेफरेंस लेवल, इसके लिए मैं बोलूंगा यूबी, यूए है तुम्हारा माइनस एम जी एच, क्योंकि नीचे एच है। ठीक है, यूबी हो जाएगा तुम्हारा जीरो, डेल्टा हो यू होगा तुम्हारा यूबी माइनस यूए, यानी कि अगेन एम जी एच, इससे भी एम जी एच आ रहा है, इससे भी एम जी एच आ रहा है।
अब मैं कोई और एक रेफरेंस लेवल लेता हूँ, सपोज यहाँ पर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ से h/2 हाइट पर है। ठीक है, रेफरेंस लेवल 3, इसके लिए यू हो जाएगा -mgh/2, यू भी हो जाएगा mgh/2। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से h/2 ऊपर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, h/2 नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके लिए भी डेल्टा यू लिख के देख लो भाई, वही यू भी माइनस यू है, तो डेल्टा यू अगेन तुम्हारा mgh आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह पर डेल्टा यू तुम्हारा सेम आ रहा है, तो तुम्हारा मन तुम कहाँ पर रेफरेंस लेवल लेना चाहते हो, कोई भी एक जगह पर जीरो मान लो। मेरे ख्याल से ये वाला उतना कंफर्टेबल नहीं है, इस एग्जांपल में इन दोनों में से कोई एक ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, किसी एक जगह पर जीरो लो, दूसरे का पोटेंशियल इस तरीके से लिखो। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, वहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अब तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने तुम्हें बोला कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किया हुआ है, और अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो तो तुम 12th में पढ़ोगे, तो उसको अभी हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। अब स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब स्प्रिंग के केस में क्या करें, इसमें तुमने बोला हमें डेटम हम कहीं पर भी ले लें, तो हम बोलेंगे इन केस ऑफ स्प्रिंग टेक नेचुरल लेंथ एज रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि नेचुरल लेंथ एज रेफरेंस ले लो। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि सपोज एक स्प्रिंग है, वो ऐसे अपने नेचुरल लेंथ पे थी, और इस पर एक ये ब्लॉक लगा दिया हमने m मास का। इसकी नेचुरल लेंथ थी सपोज L0, और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है k। ठीक है, अब सपोज हमने इसको कुछ इलोंगेट किया, और अब ये आ गया कुछ ऐसे। ठीक है, इसकी लेंथ कुछ हो गई, तो इसमें इलोंगेशन कितना आ गया, सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, इलोंगेशन जो इसमें आ गया वो है x। ठीक है, तो इस पर फोर्स कितनी लग रही होगी भाई, -kx की तरह, मतलब इस तरीके से kx लिख दोगे, स्प्रिंग फोर्स लिखना तो आता ही है। ठीक है, तो अगर मैं W स्प्रिंग लिखना चाहूँ, तो वो हो जाएगा तुम्हारा kx, सही, -kx। ठीक है, सॉरी, W स्प्रिंग नहीं, F स्प्रिंग लिखा मैंने, F स्प्रिंग। तो W स्प्रिंग अगर मैं लिखना चाहूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो वो हो जाएगा -kx dx, है ना। क्योंकि ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि dx इस तरफ है और kx इस तरफ है, तो ये माइनस आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात को, इसीलिए इसको भी माइनस ये लिखते हैं। माइनस का मतलब यही है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट से उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इतनी बात हो गई। -kx dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से लेकर के x तक। ठीक है, एक्स तो जनरल इलोंगेशन बोलते हैं, तो इसको मैं x0 बोल देता हूँ। ठीक है, जब ये फाइनल इस स्टेज पर आया तो एक्स ये इस तरीके से लिख देंगे x0। तो ये हो जाएगा -k इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, सॉरी, x dx, 0 से x0। तो x dx इंटीग्रेशन x² बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -kx² बाई 2, 0 से x0। तो ये हो जाएगा -12 k x0²। ठीक है, तो मुझे गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है, तो ये आ गई W स्प्रिंग। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ W स्प्रिंग। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा 12 k x0² इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम लिखते हैं, जो कि है तुम्हारा क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैंने इस लेवल को 0 बोला है, U इनिशियल 0 बोला है, तो U फाइनल इस केस में जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 12 kx²। ठीक है, x0² मतलब बेसिकली ये x0 है। और अगर ये ऐसा होता, फिर से बना देता हूँ, इस तरीके से कुछ होता कि कुछ कंप्रेशन हुआ होता, और ब्लॉक यहाँ होता। ठीक है, कंप्रेशन के हिसाब से भी देख लो, इस तरीके से, और सपोज ये भी x0 है, तो इस केस में भी तुम्हारा यू फाइनल 12 k x0² ही होता। ये साइन सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हुआ कंप्रेशन है,
बट अब क्या है कि तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, इसको वापस धकेल रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, तो इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी तुम इस तरीके से लिख सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर करके, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे डेल्टा यू स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर तुम्हारा एक्स जो है वो इलोंगेशन या कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये तुम्हारा डन है। तो इस तरीके से तुम्हारा स्प्रिंग के केस में हम डिफाइन करते हैं चीजें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरह की हमने इसकी बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी की, और तीसरी तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी हम बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, तो वो हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन ज्यादातर वर्क एनर्जी थ्योरम के मिक्स्ड है, तो वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और पॉइंट तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखने का है, नोट करके लिख लो इसको। देखो, हमने क्या बोला था कि डेल्टा यू जो तुम्हारा होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी एक्स, है ना। वर्क कैसे लिखते हैं, एफ डॉट डी एक्स करके, है ना। ये डी यू के बराबर हो गया, तो मैं फोर्स लिख सकता हूँ माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये ध्यान रखना, अगर पोटेंशियल फंक्शन दिया है तुम्हें, अगर u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है इस तरीके से, और तुमसे फिर पूछ लिया कि फोर्स बताओ क्या होगी, ठीक है, तो तुम ऐसा करोगे कि फोर्स जो होगी तुम्हारी हो जाएगी माइनस यू बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम फोर्स निकाल लोगे अब, है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हम बोलते हैं कि एफ नेट फोर्स तुम्हारी जीरो होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स जीरो हो जाए। जिस पॉइंट पर डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, उस पॉइंट पर तुम्हारी फोर्स जीरो है और इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब एक चीज तुम ध्यान दोगे कि सपोज इस तरीके का तुम्हारे पास एक सिस्टम है, इस तरीके का एक समझ लो हॉलो बॉल टाइप का या कुछ समझ लो, ठीक है। और एक बॉल है जो यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर नीचे इसके बॉटम पर है। अब ये बताओ, चलो अभी मैं बोल देता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब नेट फोर्स पर जीरो है, इक्विलिब्रियम पर है। मैंने इसको जरा सा भी डिस्टर्ब किया, अगर मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, तो क्या ये वापस अपनी इसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। जैसे हमने पेंडुलम के लिए भी बोला था कि पेंडुलम को अगर हमने हल्का सा डिस्टर्ब करें तो वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करता है। तो अगर वो अपनी पोजीशन पर वापस, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा डिस्टर्ब करने के बाद, तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बट सपोज अगर यही केस उल्टा होता, अगर मैंने उल्टा बोल रखा है और यहाँ पर बॉल रखी है, अब इसको मैंने जरा सा भी डिस्टर्ब किया यहाँ से ऐसे, तो ये फिर नीचे निकल जाएगी, इधर किया तो ये इधर निकल जाएगी, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर अब नहीं आएगी। तो ये इस तरह के केसेस होते हैं तुम्हारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सपोज ये कुछ ऐसा सा रखा है, फ्लैट है, और इस पर एक बॉल है इक्विलिब्रियम पे। अब मैंने इसको डिस्टर्ब किया कि ये यहाँ जाके रुक जाएगी, फिर मैंने इधर डिस्टर्ब किया, इधर जाके रुक जाएगी, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब किया, यहाँ जाके रुक जाएगी, बट फिर ना तो ये इधर जाने की टेंडेंसी है ना इधर जाने की टेंडेंसी है उसके बाद। तो बेसिकली ये एक तरह का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो अब यहीं से ध्यान रखो, हमें कैसे, अगर पोटेंशियल फंक्शन दिया है, अगर हमें u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो हम कैसे बताएंगे कि इक्विलिब्रियम, पहली बात तो इक्विलिब्रियम है कहाँ पर, उसके लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर हमें वो चीज मिल गई कि किस जगह पर इक्विलिब्रियम है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, या तुम्हारा न्यूट्रल है, वो कैसे बताओगे। तो तुम करोगे डी टू यू बाई डी एक्स, यानी कि, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ डी एफ बाई डी एक्स, है ना। फोर्स को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये करके देखोगे, है ना। अगर वो लेस देन जीरो आएगा, जो कि मिनिमा का केस ऐसा होता भी है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो आएगा, है ना। तो ये एक मिनिमा का केस होता है, मैक्सिमम मिनिमम में हमने बात की थी। तो इस केस में तुम बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि फोर्स अपने मिनिमा पर है ना।
थोड़ी सी बढ़ाई तो ये वापस इधर मिनिमा पर आएगी, इधर से बढ़ाई तो ठीक है, इस तरीके से। अगर ये डबल डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारा लेस देन जीरो आता है ना, तो ये मैक्सिमा का केस होता है, जो कि तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। ये डी टू यू बाई डी एस, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल या फिर फोर्स का डिफरेंशिएशन, जो भी बोलना चाहो। और अगर ये जीरो आ जाता है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम वाला शायद ही पूछे, एडवांस लेवल चीज है, पर ये तो आता है, मेन में भी आता है ये तो, कि पोटेंशियल फंक्शन दे देगा, फोर्स पूछ लेगा, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो ठीक है, पोटेंशियल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बाकी इसके अलावा तुम्हारे पोटेंशियल पे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो एक तो इस पॉइंट पर बनते हैं, ये वाले पे। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है भी, रूडोल्फ का भी हम सॉल्व करेंगे। ये डी यू बाई डी एक्स पोटेंशियल फंक्शन दिया है, तो उससे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो, ठीक है, वो भी हम करेंगे सॉल्व। उसके अलावा तुम्हारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें तुम्हारी अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग वगैरह, तो उसके क्वेश्चन मिक्स बनते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तुम्हें पहले काइनेटिक एनर्जी का नॉलेज होना चाहिए, फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, फिर वहां से पोटेंशियल एनर्जी का। जब ये तीनों नॉलेज है, तो इसके बाद हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर। तो अगला टॉपिक हमारा वही होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे, तो हम इकट्ठा वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी एक पोटेंशियल का अच्छा क्वेश्चन है इरोडोव का, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार तुम इसको ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं बता रहा हूँ। ये रूडोल्फ का 131 क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हेरोडोव 1.131, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्टेन फील्ड हैज द फॉर्म दिस। तो ये पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके का, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो ठीक है भाई, यू एज द फंक्शन ऑफ आर सेंटर की तरीके से। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू आर नॉट करेस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो पोटेंशियल, अभी इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या बताया था भाई, कि डी यू बाई डी आर को जीरो कर दो। तो यू लिखता हूँ पहले मैं, ए बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर। अब जरा मैं डी यू बाई डी आर करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन, ए बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ए बाय आर, सॉरी, माइनस ए बाय, क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस टू ए बाय आर होगा ना शायद, आर की पावर माइनस टू, है ना, टू आर क्यूब, सॉरी माई मिस्टेक, है ना, माइनस टू ए बाय आर क्यूब। और ये बनेगा माइनस प्लस माइनस वन हो गया ना, आर की पावर माइनस टू हो जाएगा, बी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया जीरो। तो यहाँ से मैं वन बाय आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा माइनस टू ए बाय आर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक तो यहाँ से आया तुम्हारा आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और दूसरा तुम्हारा आएगा यहाँ से टू ए बाय आर इक्वल टू बी, आर इक्वल टू टू ए बाई बी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इन्फिनिटी में तो इक्विलिब्रियम है ही, इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है, ये हम मानते भी है, ठीक है, वो दिख भी रहा है। पोटेंशियल फंक्शन को ही देख लो भाई, इन्फिनिटी रखोगे तो यू भी जीरो आ जाएगा तुम्हारा टेंडिंग टू। तो इन्फिनिटी पे तो जीरो होता ही, तो वो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली होती है। दूसरी तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई आर इक्वल टू टू ए बाई बी, जहाँ पर तुम्हारा डी यू बाई डी आर जीरो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एग्जाम में द पोजीशन स्टेडी। अब इसको बताना है कि स्टेडी है कि अनस्टेडी है। डबल डिफरेंशिएट करते हैं भाई। तो ये जो फंक्शन आया था अपना, कहा गया, ये वाला, माइनस टू ए बाई आर क्यूब प्लस बी बाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो माइनस टू ए बाई आर क्यूब का तुम्हारा बनेगा माइनस टू ए आर की पावर माइनस थ्री, ऐसे लिख देता हूँ। मैं तो एक स्टेप में कर सकता हूँ, बट तुम्हें समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, प्लस बी इंटू आर की पावर माइनस टू। डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स हो जाएगा, ए बाय आर की पावर चार, क्योंकि ये आर की पावर माइनस चार बनेगा। और ये बनेगा माइनस टू बी बाय आर क्यूब। इसको करना है जीरो, नहीं इसको चेक करना है, ये वैल्यू को एट आर इक्वल टू टू ए बाई, एट आर इक्वल टू टू ए बाई बी, हमें इस वैल्यू को चेक करना है। तो पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिक्स ए बाई टू ए बाई बी की पावर चार माइनस टू बी बाई
2a/b⁴। इसकी वैल्यू क्या आ रही है चेक करते हैं। तो ऊपर आएगा 6ab⁴ अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 to the 4 और 4 स्क्वायर 16 a⁴ माइनस ये तुम्हारा बनेगा 2b × b⁴ यानी कि b⁴ हो जाएगा और नीचे बचेगा तुम्हारा 8a⁴। ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही है तो ये हो गया, इससे ए से ए कट जाएगा, ये हो गया। तो तुम्हारा ये बनेगा 3/8, 6/16 3/8 बन जाएगा, 3/8 b⁴ माइनस 2b⁴ a⁴। ये सिंपली बन जाएगा b⁴ a⁴। ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही की है मैंने तो अब इसमें स्टार्टिंग में शायद बोला था कि ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है। अगर ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो सिंपली दिख रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो अगर तुम्हारा del 2u/del x2 ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, ये तुम्हारा किस तरह का कंडीशन होती है, मिनट, मिनिमा की कंडीशन होती है ना। यानी कि एक स्टेबल या फिर स्टेडी इक्विलिब्रियम जो भी बोलना चाहो ये है। ठीक है, तो ये चीज भी तुम्हारी हो गई। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है कि वैल्यू ऑफ आर नॉट हमने पहले निकाली थी 2a/b। फिर उसके बाद हमने पोजीशन एनालाइज कर ली कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं। ठीक है, अब ये बोल रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स और पोटेंशियल, और इसका प्लॉट बनाने को भी बोल रहा है। ठीक है, पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स लिखते हैं। तो फोर्स क्या थी अपनी, जो -del u/del r थी, तो ये रही -2a, सॉरी du/dr क्या था अपना, एक मिनट क्या था, -2a/r³ ऊपर से ले लेता हूँ प्लस b/r²। तो फोर्स है तुम्हारी -del u/del r, -du/dr बोल सकते हैं ऐसे, हो जाएगी 2a/r³ -b/r²। ठीक है, तो फॉर एफ मैक्स हम बोलेंगे df/dr = 0। तो करते हैं इसको। तो df/dr करेंगे तो ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वही आएगा जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था। कहाँ गया ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करने से पहले जो बनाया था हमने, ये वाला 6a/r⁴ -2b/r³। इसी का उल्टा बनेगा, चलो मैं एक बार नीचे कर ही देता हूँ यार, चलो ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा r⁻³ -3, -3 को मल्टीप्लाई करोगे -6a/r⁻, ऐसा लिख दूंगा मैं 4, और ये -2 और ये प्लस बन जाएगा +2b/r⁻3। और इसको किया मैंने 0। तो एक तो यहाँ से r नॉन जीरो है ना। ठीक है, तो एक तो इसमें से आएगा r टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा आएगा क्या, मैं एक 1/r³ कॉमन लूंगा तो इसमें बनेगा -6a/r+2b = 0। तो एक तो आएगा r टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला आंसर यहाँ से। ठीक है, और दूसरा आएगा तुम्हारा 6a/r = 2b, यानी कि r = 6a/2b यानी कि 3a/b। तो ये आ गया। तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, 3a/b पर। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगी वो निकाल लेते हैं। F@r = 3a/b यानी कि F मैक्स की वैल्यू हम लिखेंगे, ये कहाँ गया फोर्स, -2a/r³ +b/r², नहीं सॉरी, फोर्स है 2a/r³ -b/r², 2a/r³ -b/r²। इसमें वैल्यू रखो, तो 2a/3a/b का होल क्यूब माइनस b/3a/b का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो ये आएगा तुम्हारा 2ab³ / 27, और हाँ ठीक है 27a³ माइनस बी, और ये b² बन जाएगा अपॉन 9a²। तो ये a से काटा a², तो ये बनेगा 2/27a² -2b³ / 27a² -b³ / 9a²। 9 a², 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 9
तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस, एलसीएम लोगे तो 27 a² एलसीएम आएगा, तो 27 a², तो 2b³ माइनस 27 a² एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3b³। ये तुम्हारा बन रहा है -b³ बाई 27 a²। कुछ गलत हो रहा है शायद, देखूं मैं जरा। ये df/dr हमने सही जीरो किया है क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है इसमें? ये 3a/b नहीं आना चाहिए था ना शायद। चेक करते हैं, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही है क्या? 2 3 6, ठीक है। हाँ, तो 2 ही आना चाहिए, ये 6 ही आना चाहिए, ठीक है। क्या क्यों हो रहा है यार? मैं नहीं आ रहा। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ यार, रुको उसका। क्वेश्चन नंबर 131। b/27 a² इसका आंसर आना चाहिए। सॉरी, हाँ, b/27 a² यही आ रहा है ना? मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। तो गड़बड़ है यार। एक बार फिर से चेक करूंगा पूरा, में रुक जाओ। u/dr तो अपन ने सही लिखा है, -2a/r³ + b/r²। तो यहीं से हमने फोर्स लिया, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, -3 बना, -3 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। -4, ठीक है, ठीक है, ये भी सही था। तो b/r³, ठीक है। हाँ, यार भाई एक माइनस का कहीं से पंगा फंस रहा है। आंसर अपना सब कुछ सही आ गया है, बट एक माइनस का पंगा फंस रहा है। चलो इसे समझेंगे। तो इसका आंसर वैसे, अगर तुम्हें एरर मिले तो बताना, वरना मैं ढूंढ करके नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये आंसर है, कहीं प्लस माइनस का कुछ पंगा फंस रहा है, ठीक है। तो भी देखते हैं इसको, आखिरी पार्ट देख लेते हैं। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स शायद नेगेटिव ही आनी चाहिए, है ना? इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, हाँ ठीक है, सही है, सॉरी, माय मिस्टेक। आंसर सही आया था, तो मैग्नीट्यूड बोला है ना यार।
मैग्नीट्यूड तो यही होगा, माइनस ये अट्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, और आंसर तुम्हारा बी क्यूब बाई 727 a² यही आंसर होगा। ठीक है, एकदम सही है ये, गलती हो रही थी। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, फोर्स का भी आ गया सब कुछ। अब प्लॉट बनाना है तुम्हारा, यू का प्लॉट बनाना है और एफ का प्लॉट बनाना है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें क्या क्या पता है। पहली चीज तो हमें ये पता है कि जब आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो यू टेंडिंग टू तुम्हारा जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आर जो है ये एक मिनिमा पर जाएगा। ठीक है, टू ए बाई बी पर, ये हमने देखा था, है ना, कहाँ गया। इसका एक मिनिमा था बस, टू ए बाई बी पर, और उसके बाद फिर इनफाइनाइट पर जीरो हो गया। टू ए बाई बी पर मिनिमा था, है ना, और ये हो गया। और टू ए बाई बी पर अगर मैं ये पोटेंशियल फंक्शन में पुट करूँ, ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। ये टेढ़ा बन गया था क्या। अरे यार रुक जा एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। ठीक है, देखो, पोटेंशियल फंक्शन का आ गया। फंक्शन था तुम्हारा ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। पोटेंशियल फंक्शन था तुम्हारा ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, या प्लस था यार, एक मिनट चेक कर लो यार, ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस ही था। ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को क्या पता है, ये कुछ तो एक वैल्यू से स्टार्ट होगा। पहले अगर आर टेंडिंग टू जीरो करोगे अगर, तो तुम्हारा यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। समझ में आ रही है चीज, पहली बात। दूसरी बात, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तुम्हारा यू टेंडिंग टू जीरो है, और इसके बीच में एक मिनिमा है, मिनिमा एट आर इक्वल टू टू ए बाई पी, जो हमने निकाला था। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसको हमें यहाँ रख के पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो पुट करो, पुट आर इक्वल टू टू ए बाई बी इन यू। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो ए अपॉन टू ए बाई बी का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन टू ए बाई बी, ऐसा आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए, ऐसा आएगा। ये फोर है बेसिकली, टू का स्क्वायर हो जाएगा ना फोर। तो ये गया, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो जो मिनिमा है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा सा जाएगा। यहाँ पर टेंडिंग टू आर टेंडिंग टू जीरो, तो तुम्हारा यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर मैं यू वर्सेस आर की बात कर रहा हूँ, ये फिर एक मिनिमा पकड़ेगा जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिनिमा। ठीक है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ये किस पर आई, आर इक्वल टू टू ए बाय बी पर आई। और ये वैल्यू है कितनी, ये हमने अभी भी नीचे कैलकुलेट करी, ये भी मेंशन कर दो भाई, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर है। ये है तुम्हारी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर है, इस वैल्यू की ये। और आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर तुम्हारा यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से एसिम्पटोट आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का ग्राफ, यू एज अ फंक्शन ऑफ आर। सेम बात अब हम फोर्स के लिए करेंगे। फोर्स का फंक्शन हमने निकाल लिया था, ये था। इसमें भी देख सकते हो कि आर टेंडिंग टू जीरो है, तो तुम्हारा यू टेंडिंग टू सॉरी फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो फोर्स टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, ये दो चीजें तो पता है, ये दोनों तो सेम है। फोर्स के लिए, फोर्स के लिए हम कह सकते हैं, पहली चीज वही, आर टेंडिंग टू जीरो पर फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। दूसरी चीज, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर फोर्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, और तीसरी चीज, इस पे भी मिनिमा आया था क्योंकि हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ये रहा, ये देखो ना, थ्री ए बाई बी पर मिनिमा आया था, और वो वैल्यू कितनी थी, वो ये रही। ठीक है, तो आर इक्वल टू थ्री ए बाई बी, यानी कि यहाँ कहीं मिनिमा आएगा। तो ये लिख सकते हो, यहीं पे लिख भी देता हूँ साथ, मिनिमा, एक मिनट यार, मिनिमा एट आर इक्वल टू थ्री ए बाई बी, और वैल्यू क्या थी यहाँ पर, माइनस
बी स्क्वायर बाई 27, सॉरी बी क्यूब बाई 27 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आर इक्वल टू 3 a बाई बी। आर इक्वल टू 3 a बाई बी। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी मिनिमा की, ये रही, -b³ बाई 27 a स्क्वायर, जो भी था। ठीक है, और बाकी ये तो तुम्हें पता ही है कि ये इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट इस तरीके से आएगा। इसी में मैंने बना दिया, तुम अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो सारे प्लॉट भी बना दिए। तो ये हो गया तुम्हारा प्लॉट। तो ये पार्ट भी तुम्हारा डन है, ये पार्ट भी तुम्हारा पूरा का पूरा डन है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था यार, इसमें काफी चीजें तुम्हें सीखने को मिल गई। ये सारा पार्ट तुम्हारे साथ कवर हो गया कि पोटेंशियल से तुम फोर्स कैसे निकालोगे, तुम इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम स्टेडी है अनस्टेडी है क्या है, ये कैसे प्रेडिक्ट करोगे, फिर प्लॉट्स कैसे बनाओगे, फोर्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखोगे। सब चीजें तो इसमें कवर हो गई तुम्हारी। और इसके अलावा तुम्हें बताया है कि बाकी पोटेंशियल के जो क्वेश्चन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम हम अगली क्लास में देख लेंगे। उसके बाद मिक्स होकर के आते हैं, जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, अलग अलग टाइप की, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तुम्हारी अलग है। और उसको फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ रिलेट करके काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे और डिफरेंट सेक्शन में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही यार, कि जितना भी समझाया मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और साथ में टाइम डाल देना कि तुम्हें किस पॉइंट पर वो डाउट आया था। और एक चीज और, कि बहुत लोग ये चीज पूछ रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा फर्स्ट जेई मेन से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक का दूसरा टॉपिक अगर रह भी गया तो जेई मेन लेवल तक तो मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, मतलब अगर एक आध टॉपिक बचता भी है तो उसको भी मैं जेई मेन की, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं स्पेसिफिक जेई मेन स्पेसिफिक वीडियोस भी लाऊंगा दिसंबर में। वो उन लोगों के लिए भी होगा जिनका स्पेसिफिकली जेई मेन टारगेट है। ठीक है, इस वीडियो में, इन वीडियोस में तो हम एडवांस के हिसाब से चल ही रहे हैं। ठीक है, बाकी उसमें स्पेसिफिकली वो चीजें डालूंगा जो जेई मेन में स्कोर करने के लिए चाहिए। तो अगर वो तुम्हारी इच्छा है, उस समय तुम चाहो तो ये सीरीज के वीडियोस उस समय डिसकंटिन्यू करके, मेरे को तो अपलोड करना ही है तो मैं तो अपलोड करूंगा ही। तुम डिसकंटिन्यू करके जेई मेन वाला पार्ट देख करके और जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वापस इसको कंटिन्यू कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। दोनों कर सकते हो तो दोनों कर लेना। बाकी वो उन लोगों के लिए भी होगा जिन्होंने ये भी अटेंड नहीं करा और लास्ट में उनको एक महीने में जेई मेन में ही केवल एक डिसेंट टाइप का स्कोर चाहिए, तो उसके लिए बाकी उतना करोगे 99 परसेंटाइल प्लस तुम्हारी फिजिक्स में आएगी, मैं वो गारंटी कर रहा हूँ। और हर चैप्टर को मैं एक एक वीडियो में कवर करूंगा, उसमें डिपेंड करता है कि कितने टॉपिक है, कितना टाइम लगेगा। 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए पर चैप्टर। तो पर चैप्टर एक एक वीडियो वो आएगी, वो दिसंबर से आएगी। ठीक है, वो अलग है। तो उस तरीके से जेई मेन लेवल तक का तुम्हारा सारा कोर्स कंप्लीट होगा, उसकी तो टेंशन मत लेना। ठीक है, और ये एडवांस लेवल तक का भी मैं ट्राई करूंगा कि फर्स्ट जेई मेन के पहले कंप्लीट हो जाए, वरना इक्का दुक्का टॉपिक रहेगा तो फर्स्ट जेई मेन के बाद हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी, और मैं इसका एक शेड्यूल रेडी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं वो तुम्हें शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पर। अगर तुम अभी तक नहीं हो तो लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स वगैरह भी तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो यार, अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसमें काफी सारे पेज लग गए। तो ये एक तुम्हारे रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। आगे तुम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज कर रहे हो तो ये क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।